ओके चलो, सो जो कंक्लूजन है वही हम देखने वाले थे. ओके, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस. मतलब कि वो आया कब था नेपोलियन? नेपोलियन आया था 1789 में. हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट? ओके, और 89 और बाकी 10 ईयर, दैट इज 99 में आया था वो. कौन? नेपोलियन. तो जब 99 में आया था वो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों ने क्या सोचा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो अब क्या हो जाएगी, डेमोक्रेसी हो जाएगी. लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं हुई. हाँ, मोनार्की हट गई, लेकिन फुल डेमोक्रेसी नहीं हुई. तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई डेमोक्रेसी नहीं हुई और मोनार्की हट गई, तो है क्या? तो वो टाइम पीरियड पे थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स व्हाट? कि पीपल का जो पर्सपेक्टिव है, पीपल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, एंड जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं वो लोग रूल करेंगे. ओके, तो इट्स लाइक मैचिंग, बीच का रास्ता, ना मोनार्की ना डेमोक्रेसी, दोनों. ओके, मतलब सपोज रूल वही लोग कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, लाइक दैट. सो लेकिन वो चला 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 और नेपोलियन आ गया 99 में. ओके, 1799 में नेपोलियन आ गया, और उसने क्या किया कि नहीं भाई, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, मैं ही खुद अकेला मोनार्क. मतलब ये जो टाइम पीरियड था 10 साल तक चला. रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंज आया उस कब तक चला? वो सिर्फ 10 ईयर्स. ओके, उसके बाद वापस नेपोलियन आ गया, और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस. मतलब उसने खुद ही बोल दिया कि एम्परर कौन है फ्रांस का? मैं खुद हूँ. क्राउन मतलब वो जो क्राउन होता है वो, तो क्राउन्ड हिमसेल्फ. ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज. उसने पहले से ही ठान लिया था कि जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज है उसको मैं कॉन्कर करूँगा. डिस्पोजिंग the dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. मतलब जो डायनेस्टी चल रही है, मोनार्की नहीं. वापस देखो, मोनार्की तो है ही, मतलब डायनेस्टी मतलब मोनार्की, बट वो मोनार्की हटा देगा और किंगडम बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम. और वो किंगडम मतलब एक रीजन है, उसको रूल करने वाला किंगडम. ओके, और वहाँ पे रूल करने के लिए किसको बिठाएगा? अपने ही फैमिली के किसी मेंबर को बिठाएगा. ओके, Then Napoleon saw his role as the modernizer of the Europe. और लोगों को ये पसंद भी था, ऐसा नहीं थे कि लोग उसके ऑपोजिशन में थे, लोगों को अच्छा लगा था. मतलब ये आप थोड़ा 10th में देखेंगे, ये सब आएगा वापस 10th में ही. यहाँ से जहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये पूरा ख़त्म हुआ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहीं से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 में. ओके, तो क्या हुआ था इसके बाद? यहाँ तो यहाँ आके ख़त्म कर दिया है कि भाई नेपोलियन रूल कर रहा है, और कई कई लोगों के लिए नेपोलियन अच्छा था और कई कई लोगों के लिए नेपोलियन अच्छा नहीं था. ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका प्रोटेक्शन के लिए भी उसने लॉ लाए. अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स. यूनिफॉर्म, ये सारी अच्छी बातें हैं. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स. पहले क्या था? कुछ भी चल रहा था, कहीं पे कोई भी टाइप का वेट चल रहा है, कोई एक रीजन में अलग वेइंग सिस्टम है, कोई ग्राम में मेजर कर रहा है, कोई किलोग्राम में मेजर कर रहा है, कोई पाउंड्स में मेजर कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स. ओके, यूनिट, लेकिन एक सिंगल यूनिट. जैसे हम ऐसा यूनिट पढ़ते हैं, तो ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल. तो मतलब सपोज वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो पूरी दुनिया में ये मीटर पर सेकंड है. तो इसीलिए सपोज इंडिया का साइंटिस्ट और से यूरोप का साइंटिस्ट बात करे, तो इंडिया का साइंटिस्ट बोलेगा कि भाई 1000 मीटर पर सेकेंड, और फिर यूरोप का साइंटिस्ट बोलेगा 1 किलोमीटर पर सेकेंड. वही बोल रहे हो ना तुम? तो बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं. 1 किलोमीटर पर सेकेंड और 1000 मीटर पर सेकेंड दोनों सेम ही चीज़ है. लेकिन ये कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए क्या किया गया कि एक पैनल, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो बता देगा और जो वर्क करेगा. सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब सब जगह वही यूनिट यूज़ होगा. तो अगर यहाँ मैं मास का यूनिट केजी ले रहा हूँ, तो वहाँ पर भी केजी ही लेना पड़ेगा. लाइक दैट इज द सिस्टम इंटरनेशनल. तो ये यूनिफॉर्म मेजर्स की स्टार्टिंग किसने की थी? नेपोलियन ने. ओके, तो देखा है ना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स.
एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में भी मतलब डेसिमल सिस्टम तक जाते थे हम। पहले क्या होता था कि सपोज 25.5 पैसे, जैसे हम रेलवे में जाए या कहीं पे जाए तो हमारे पेट्रोल भरवाए हम, तो पेट्रोल और से सीएनजी गैस भरवाया, तो वो तो ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा बोलेंगे नहीं कि 500 का भर दो, वो तो पूरी टैंकी फुल करनी है। जैसे ही टैंक फुल की तो वहाँ पे सपोज पैसे आ गए कि 1013 रुपीज़ और 1013.50 पैसे, तो या तो वो 1013 ले सकता है या तो वो 1014 ले सकता है। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादा ही ले लेते थे कि 13 नहीं, अरे राउंड में 14 दे दो, और 14 भी नहीं, राउंड में 20 ही दे दो। ऐसे कौन 6 रुपये चेंज ले और कौन इतने पैसे का चेंज ले। तो उसने बोला कि नहीं, एग्जैक्टली ही मतलब हमें काम करना पड़ेगा। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम ऑफ द पीपल। तो पहले लोगों को तो बहुत अच्छा लगा था वो, ओके। क्यों? क्योंकि बहुत आज़ादी दे दी थी लोगों को, फ्रीडम दे दी है। ऐसा नहीं है कितने टाइप के, जैसे पहले तो अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है। तो अच्छी बातों की वजह से ज़्यादा फ्रीडम मिल गई ना, फ्रीडम ज़्यादा मिल गई, इसलिए लोगों को लगा कि अरे यार ये तो लिबरेटर है, बहुत अच्छा है नेपोलियन, ऐसे। एंड देन बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और थोड़े ही टाइम में नेपोलियन आर्मी हर जगह घुसने लगी। मतलब फ्रांस में है, जर्मनी में घुस गए, इटली में घुस गए, सब जगह घुस गए। तो मतलब फ्रांस में तो रूल कर ही रहा है नेपोलियन, लेकिन उसको अपना जो रीजन है उसको बढ़ाना है, ओके। सो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। ये कैसे हुआ, वो वापस 10th में आएगा। तो उसको हरा दिया गया, कहाँ पे, वाटरलू में। कब? 1815 में। वाटरलू जगह का नाम है, और बैटल को भी ऐसा ही बोला जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू, ओके, बैटल ऑफ वाटरलू। तो 1815 में एक्चुअली ये इतना पावरफुल था कि कोई एक नेशन से तो वो हारा भी नहीं। तो 4 लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, तब जाके वो हारा। 4 नेशंस को इकट्ठा होना पड़ा, जिसको हम इजीली याद रखना हो तो प्राग के तौर पे याद रखते हैं, ओके। सो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इंग्लैंड जो हम बोलते हो, ये 4 नेशन इकट्ठा हुए, तब जाके फ्रांस को और नेपोलियन को हरा पाए वो। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of the Europe had impact on the people long after the Napoleon had left. तो उसने ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाए थे जो पूरे यूरोप के लिए अच्छे थे, लेकिन लोगों को तब अच्छे लगे नहीं। लेकिन जब ये चला गया, मर गया, उसके बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, थोड़ा हार्श था, थोड़े रूल्स रेगुलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छा था। मतलब जिसने जो किया है फ्रांस के लिए, वो बहुत अच्छा किया है। हम पढ़ेंगे 10th में कि उसने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या अच्छा नहीं किया। जैसे फिक्स्ड था, वो सब बाद में ही पढ़ेंगे, अभी बताने का कोई मीनिंग नहीं है। The ideas of the liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट लिबर्टी की बात होने लगी कि भाई फ्रीडम नाम की कोई चीज़ होती है। 1789 तक तो मोनार्की ही चल रही थी, उसके बाद थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर वापस मोनार्की हो गई इन टर्म्स ऑफ नेपोलियन, ओके। बट नेपोलियन भी ऐसा नहीं है कि एकदम हार्श वे में जैसे मोनार्क रूल करते हैं वैसे रूल करता था। उसने बहुत अच्छी बातें भी की, तो लोगों को वो अच्छा लग रहा था। देन these spread from France to the rest of the Europe during the 19th century. अब क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों ने ये चख लिया है, स्वाद चख लिया है, बोलते रहे ना, मतलब कि उनको पता चल गया कि फ्रीडम क्या है। थोड़े टाइम लेकिन उन्होंने फ्रीडम का टेस्ट ले लिया है। तो अब लोगों को अरे यार, वो नेपोलियन के पहले जो टाइम पीरियड था वो बहुत बढ़िया था और मज़ा आ रही थी। वो 10 ईयर्स में तो हमने कितनी फ्रीडम, बिजनेस में कितना ग्रोथ किया, क्या किया। तो अब सब बातें होने लगी, और पूरी की पूरी 1815 में नेपोलियन हार गया था, मतलब मर्डर, किल कर दिया गया था उसको। वॉर थी तो मार दिया गया। तो 1815 के बाद, मतलब 1815 मतलब 19th सेंचुरी, 1801 से लेके 1900 तक की 19th सेंचुरी। तो पूरी 19th सेंचुरी में ये सब बातें होने लगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ गया, पूरा यूरोप अभी भी मोनार्की के अंडर में ही है, अभी डेमोक्रेसी आई नहीं है। तो
वही चैप्टर हमें 10th में पढ़ना है। नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, पूरे के पूरे यूरोप में, और धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी आई है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके डेमोक्रेसी आई, इतनी जल्दी नहीं आई थी। तो वही चीज़ हमें आगे जाके देखनी है। वेयर 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो किंग और उसके लोग ही रूल करते रहते हैं और टैक्स पे करना होता है, वेयर एबोलिश, तो एबोलिश कर दी गई फ्यूडल सिस्टम। कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवेरियन नेशन स्टेट। मतलब कि कॉलोनाइज्ड पीपल जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया में थी, तो ब्रिटिश जब यहाँ रूल कर रहे थे तो हम लोग क्या बोले जाएंगे, हम लोग इंडियन नहीं बोले जाएंगे, हम लोग बोले जाएंगे ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर रहने वाले इंडियन, और से कॉलोनियल इंडियन। क्यों कॉलोनियल इंडियन? क्योंकि हम फ्री नहीं है, जो वो लोग बोले वैसा हमें करना है, तो हमारे पास कहाँ है फ्रीडम। ओके, सो वैसा पूरे यूरोप में चल रहा था कॉलोनियल पीरियड। वहाँ भी डिफरेंट रीजन की मोनार्की चल रही थी कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो वहाँ से अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, तो लोगों के माइंड में आया, हार्ट में आया, बिलीफ सिस्टम में आया कि नहीं नहीं, चेंज आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सालों से मोनार्की चल रही है वही चलती रहे, चेंज आ सकता है। हाँ, वी हैव टू पे फॉर दैट दोज चेंजेस, बट हो सकता है। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, ओके, राम मोहन रॉय लिखा हुआ है, तो राजा राम मोहन राय आर द टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स who responded to the ideas coming from the revolutionary France। मतलब टीपू सुल्तान, ओके, और राजा राम मोहन राय ने फ्रांस में ये जो बातें हुई, वो बातें इंडिया में लोगों को बताई कि देखो भाई, फ्रांस में मोनार्की को हटा दिया है, तो तुम लोग भी कुछ करो, ऐसे ही मतलब जुल्म सहते मत रहो। इंडिया के लोगों को बताया था। मतलब ये टाइम पे तो इंडिया भी मतलब फ्री नहीं था, कि अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो लोगों को जगाने का काम किया। दैट इज द कनेक्शन, अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और सेकंड चैप्टर हमारा हो गया है ना, या उसमें कुछ बाकी है? उसमें भी कुछ बाकी था।